हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया। आज हम आए हैं नया टॉपिक लेकर, जो कि है सॉल्यूशंस चैप्टर का लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम आज बात करेंगे वैन हॉफ फैक्टर की। वैन हॉफ फैक्टर किसकी बात करेंगे? वैन हॉफ फैक्टर की। ठीक है, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो कि हम आज कवर करेंगे वैन हॉफ फैक्टर। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, जो कि है वैन हॉफ फैक्टर। ठीक है जी, तो अभी तक आपने पढ़ी थी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज 4 तरह की क्या होती हैं। ठीक है, कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। जिस किसी ने मेरी ये वीडियो नहीं देखी है या जिसको नहीं समझ में आया अभी तक ये होता गया है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाकर वीडियो देखो तो समझ में आ जाएगा। ओके, जिसको समझ में आ चुका है बुक पढ़ने से, कहीं और से वीडियो देखने से, तो आप इसको समझ सकते हो वैन हॉफ फैक्टर क्या है, आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए चले। ओके, वैन हॉफ फैक्टर। अच्छा, वैन हॉफ फैक्टर को हम आई से डिनोट करते हैं। पहली बात तो हमने एक चीज़ देखी कि जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ थी ना, जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ थी, कितनी थी? 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ थी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती थी? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वो होती थी जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड नहीं करती। तो हमने ये देखा कि जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, वो जो वैल्यू हम फॉर्मूला से निकाल रहे हैं, जो वैल्यू हम इतने सारे फॉर्मूला पढ़े थे हमने, उनसे निकाल रहे थे अलग अलग की, बॉइलिंग पॉइंट का, एलिवेशन का, है ना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, या रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, या ऑस्मोटिक प्रेशर, जो भी हमने फॉर्मूला से वैल्यू निकाल ली चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की, एक्चुअल में वो वैल्यू और जो हमने एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकाल ली किसी की, उन्हीं सेम की, बॉइलिंग पॉइंट की, या एक्सपेरिमेंट करके एक वैल्यू निकाली। ये तो फॉर्मूला से रीडिंग ली और वैल्यू निकाल दी, है ना, वैल्यूज रखी और फॉर्मूला पुट किया, आंसर आ गया। एक वैल्यू निकाली हमने एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, तो हमने ये चेक किया कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज और ऑब्जर्व्ड वैल्यूज में जो फॉर्मूला से निकाली गई है कैलकुलेटेड वैल्यू में कुछ डिफरेंस है, कि या तो कम है या ज़्यादा है, बराबर नहीं आ रही यार, सेम नहीं आ रही। आनी तो सेम चाहिए, फॉर्मूला से निकालो, एक्सपेरिमेंट से निकालियो, बट कुछ दिक्कत आई, कुछ दिक्कत आई, वो दोनों सेम नहीं थी। सेम मतलब यार कभी कभी ज़्यादा आई, इंक्रीज और डिक्रीज बहुत हो सकती थी, कुछ भी हो रही थी, कम भी थी ज़्यादा भी थी। तो हमने सोचा कि यार इसके लिए क्या करें, तो इसके लिए हमने वैन हॉफ फैक्टर आई का इस्तेमाल किया। आई क्या किया हमने? जितनी ज़्यादा कम थी उस फॉर्मूला में वो आई डाल दिया। कैसे डाला आप समझते हैं। आई होता गया, अच्छा आई क्या होता है? आई होता है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सीपी क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ, और ये होगी कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अरे एक्सपेरिमेंटल जो हमने एक्सपेरिमेंट से की, हमने किया प्रोसेस, पूरा एक्सपेरिमेंट किया और जो वैल्यू निकल कर आई उसको रखा। कैलकुलेटेड में हमने फॉर्मूलाज पुट करके वैल्यू निकाल ली, तो वो आंसर आया। मान लो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आई मेरी, मान लो किसी की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आई 10 ATM, ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करता हूँ, हमने कैलकुलेटेड वैल्यू आई 9 ATM यार, फॉर्मूला से वैल्यू है 9 ATM, सही है। तो आई कितना आया? तो आई की वैल्यू आई कुछ 9, 1.1111 ऐसा ना, तो ये आई की वैल्यू है। इसको ऑस्मोटिक प्रेशर के फॉर्मूला में डाल दूंगा। ऐसे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या था? पाई इज इक्वल टू MRT था ना, तो इसको आई से मल्टीप्लाई कर दूंगा ये, तो मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। सही है, ऐसे हमने वैन हॉफ फैक्टर का इस्तेमाल किया। समझ में आ रहा है? आई क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसको एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं आई को, इसको ऐसा भी लिखते हैं, और आई कैसा लिखते हैं? टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन, या तो डिसोसिएशन या एसोसिएशन, कुछ भी हो रही हो। समझते हो ना डिसोसिएशन एसोसिएशन क्या होता था? अच्छा अभी बता देते हैं जिसको नहीं पता। डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। डिसोसिएशन होता है कि यार एक एलिमेंट
एक एलिमेंट है C, ये टूट के A और B बन गया, डिसोसिएट हो गया। सही है, जैसे यार H2O टूटा तो H प्लस और OH माइनस में गया, तो ये डिसोसिएशन हो रही है। सही है, अगर H प्लस और OH माइनस कंबाइन करेंगे और H2O बनाएंगे तो ये एसोसिएशन है। पढ़ा है ना यार +1 में, क्लास 11 में, पूरा चैप्टर था इसके ऊपर, याद होगा। हाँ वही वाला है, वही सेम वाला। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएशन या एसोसिएशन से, रिएक्शन में कुछ भी हो सकता है, क्या पता एसोसिएशन और ये क्या पता डिसोसिएशन। तो एसोसिएशन और डिसोसिएशन से पहले जो मोल थे वो, और उसके बाद जितने मोल्स है वो, ऐसे भी हम आई की वैल्यू निकाल सकते हैं। समझ आई? ठीक है, नहीं समझ आई? करते हैं। एक कंसेप्ट डिसोसिएशन का लेंगे, केस 1 की डिसोसिएशन होगी तो आई की वैल्यू क्या आएगी, अगर उसमें एसोसिएशन हो रही तो आई की वैल्यू क्या आएगी। क्लियर है? दो केसेस के हिसाब से करेंगे। करें स्टार्ट? ठीक है, पहला केस लेंगे हम, क्या लेंगे? डिसोसिएशन का लेते हैं। पहला केस क्या लेते हैं? डिसोसिएशन का। आई की वैल्यू क्या होती है? या तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन एसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन एसोसिएशन, या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो थी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की डिवाइडेड बाय जो कैलकुलेटेड वैल्यू आई। समझ में आया? समझ में आ जाएगा, अगर नहीं आया किसी को तो अब आ जाएगा। तो पहला केस हम लेंगे डिसोसिएशन का। पहला केस लेंगे, केस 1 डिसोसिएशन। डिसोसिएशन, डिसोसिएशन, डिसोसिएशन तो याद होगा ना, एक मिनट, डिसोसिएशन तो याद होगा ना क्या होता है? अच्छा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन याद होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसको अल्फा बोलते थे, याद होगा। अगर डिसोसिएशन कंप्लीट हो रही हो, पूरी की पूरी डिसोसिएट हो जाए तो उसका अल्फा 1 आता था। अगर डिसोसिएशन पूरी नहीं होती थी तो अल्फ़ा की वैल्यू कम आती थी, है ना। हम बात करते थे कि अल्फ़ा 101 आ रहा है ना। कुछ वैल्यूज थी जिनका अल्फ़ा सिर्फ 0.05 होता था, याद होगा, याद होगा। सर कुछ कुछ याद आ रहा है, ठीक है, तो याद आ जाएगा। तो मैं बात करता हूँ अगर फुल डिसोसिएशन हो, अगर 100% डिसोसिएशन हो रही हो, पहले केस वो लेंगे। अगर 100% ना हो तो उसकी केस लेंगे। ठीक है, अगर 100% डिसोसिएशन हो तो क्या होगा? क्या हो, किस किस में होती थी 100% डिसोसिएशन यार? याद होगा, याद होगा? नहीं याद सर, कुछ नहीं याद। जैसे मान लो NaCl है यार, NaCl है, NaCl डिसोसिएट किया Na+ और Cl- में। मैं मानता हूँ ये 100% डिसोसिएट हो रहा है, मैं मान रहा हूँ कि 100% डिसोसिएट है। सपोज कर लो कि 100% डिसोसिएट हो रहा है। ठीक है, केस ले रहे हैं, अभी 100% कर लेंगे, अल्फ़ा 1 होगा, नहीं फिर अल्फ़ा 1 नहीं होगा तब भी लेंगे। ठीक है, यानी कि अभी अल्फ़ा क्या है? 1 है। समझाने के लिए फॉर्मूला बनाएंगे और कुछ नहीं है। क्लियर है? तो इसका क्या मतलब हुआ? कैसे करते थे, कैसे करते थे? याद होगा 11th क्लास में कैसे करते थे? हम मानते थे कि मान लो इनिशियली इसकी कंसंट्रेशन 1 है, तो अभी ये कुछ नहीं बना, अभी ये डिसोसिएट किया ही नहीं, तो ये 0 अभी ये पूरे का पूरा पड़ा है ना, याद है। फिर फाइनल करते थे कि अगर इसकी डिसोसिएशन, अगर इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा है, अगर इसकी डिसोसिएशन अल्फ़ा है तो ये पूरे का पूरा डिसोसिएट होगा, 100% डिसोसिएशन है, यानी कि ये 0 हो जाएगा और ये भी 1, ये भी 1 बना, ये पूरा डिसोसिएट हुआ, ख़त्म हो गया, यानी 100% डिसोसिएट, यानी कि सारे का सारा डिसोसिएट होकर Na+ और Cl- बना। इसका मतलब ये 1 और ये 1 बन गया, ये ख़त्म हो गया। फॉर्मूला क्या है? क्या फॉर्मूला था आई का? आई का फॉर्मूला था टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन। आफ्टर डिसोसिएशन कितने रहे? ये रहे, ये आफ्टर डिसोसिएशन है ना, आफ्टर डिसोसिएशन ये है ना, 0 1 1 1, यही तो है टोटल नंबर ऑफ मोल्स। 0 + 1 बिफोर डिसोसिएशन, ये और ये टोटल तो यही हुए, कितने हुए? 2/1, कितने हुए? 2। आई की वैल्यू आई 2, आई की वैल्यू क्या आई? 2। कितनी आई आई की वैल्यू? 2 आई है। समझ रहे हो? पक्का? ठीक है। अच्छा, एक एग्जाम्पल और करो, क्या करोगे? और अच्छा, मान लो अगर ऐसा होता, इससे एक बात और भी समझ में आएगी, समझो उसको। मान लो MgCl2 है यार, 100% डिसोसिएशन मान रहा हूँ, ठीक है, तो ये क्या बनेगा? 2Cl-1। सही है, ऐसे ही तो होगा। तो ये क्या होगा? पहले होगा ये 1, तो 0 0, आफ्टर क्या होगा? ये 0 हो जाएगा, 100% डिसोसिएट कर गया, ये खत्म हो जाएगा सारे के सारा, ये बनेगा और इसके 2 मोल बनेंगे। तो फॉर्मूला क्या बनेगा आई का? 2 + 1/1 क्या आया? 3 + 1,
आई कितना है 3। इससे एक बात तो क्लियर हो रही है कि अगर आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आई तो डिसोसिएशन हो रही होगी। सही है ना यार, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हुई तो क्या हो रही होगी, डिसोसिएशन हो रही होगी। पक्का? सही है जी, समझ में आया? अच्छा एक और बात समझो, अभी तो हम केस ले रहे थे कि 100% डिसोसिएशन है। अगर डिसोसिएशन 100% नहीं हुई तो क्या करेंगे, तो 11th वाला कंसेप्ट लगाए। अभी भी 11th वाला ही कंसेप्ट है, अभी कोई कंसेप्ट अलग नहीं है। बट समझो कि मैं मान लेता हूँ, वही एग्जांपल ले लेते हैं, NaCl डिसोसिएट हुआ Na+ और Cl- में। अभी डिसोसिएशन, अभी जो अल्फा है वो 100% नहीं है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% नहीं है, यानी कि अल्फा अभी 1 नहीं है, 1 से कम है। क्या है, 1 से कम होगा, 1 से कम होगा। ठीक है, 1 नहीं है, 1 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता यार, 1 से कम ही होगा। ठीक है जी, तो कैसे डिसोसिएट करेगा ये, इनिशियली 1, फिर हुआ 0 0 हुआ, अभी ये बने नहीं होंगे, अभी ये पूरे का पूरा पड़ा, अभी डिसोसिएशन स्टार्ट नहीं हुई। इनिशियली बात है, इनिशियली यार करते थे ना 11th में, पता नहीं तुमने किया कि नहीं किया। 1 0 0 सही है। उसके बाद ये 100% डिसोसिएट नहीं होगा, पूरे का पूरा नहीं खत्म होगा। मान लो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, तो ये कितना डिसोसिएट होगा, तो 1 में से अल्फा डिसोसिएट हुआ, बचा कितना, 1 - अल्फा। अल्फा डिसोसिएट हो गया, पहले उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 थी, तो 1 - 1 कर रहे थे 0, अल्फा 1 था, 1 - 1 अल्फा करते तो 1 - 1 हो जाता, तो 0 आ रहा था, इसलिए हम लिख रहे थे। अगर ये 1 - अल्फा गया, अगर ये अल्फा गया तो ये कितना बना, ये अल्फा बना। ये 1 गया तो 1 बनता, 1 गया तो 1 बनता, अल्फा गया तो अल्फा बनेगा, ये अल्फा गया तो ये भी अल्फा बनेगा। सही है। अब आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। आफ्टर डिसोसिएशन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ये रहे 1 - अल्फा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय बिफोर डिसोसिएशन। 0 0 लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए समझा रहा हूँ कि आपको समझ आए क्यों 1 अकेला क्यों रख दिया। तो क्या बनेगा, ये इससे ये कट जाएगा, क्या आया, 1 + अल्फा डिवाइडेड बाय 1। समझ में आया, समझ में आया? क्या किया, वही 11th वाला कंसेप्ट यार, बस फॉर्मूला याद रखना, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। सही है, समझ आया? ऐसे कर लोगे। या यार एक फॉर्मूला भी बुक में गिवन है, ये क्या फॉर्मूला है, 1 + n - 1 अल्फा डिवाइडेड बाय 1। ये भी याद रख सकते हो, ये भी याद कर सकते हो, आई की वैल्यू निकालने के लिए ये भी याद कर सकते हो। ऐसे वैल्यू पुट कर दो, n पता होगा आपको, अल्फा पता होगा, ये पता होगा, ये पता होगा। ये कैसे बना, अच्छा ये फॉर्मूला कैसे बना वो बता देते हैं। ये फॉर्मूला बना कैसे यार, मैं बोलूँगा कि आप ये मेथड करो, ये ज़्यादा आसान है, क्योंकि +1 में भी करके आए हो। फॉर्मूला में भूल जाओगे n क्या है, अल्फा गिवन होगा मान लो, n भूल जाओगे। ये फॉर्मूला बना कैसे, सिंपल सी बात है, कुछ नहीं है। ये बोलते हैं कि मान लो अगर an है, ये डिसोसिएट करके n टाइम्स ऑफ a बन गया। सही है, ऐसे ही तो होगा, an अगर डिसोसिएट करेगा तो n टाइम्स ऑफ a बनेगा। अरे यार Mg+2 अगर डिसोसिएट किया तो क्या बनता है, क्या बना, चलो ऐसा मत करो, ये लो Cl2 अगर डिसोसिएट किया तो क्या बनता है, 2Cl-। Cl2 अगर डिसोसिएट किया तो n आगे जाएगा, इतना बनेगा। याद है, यही फॉर्मूला है। तो क्या होगा, इनिशियली ये 1 होगा और ये 0 होगा, डिसोसिएट करके ये बना। ठीक है, मान लो इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, तो ये 1 - अल्फा गया, जितना गया उतना बना, तो ये कितना बना, अल्फा। सही है, उतना ही तो बनेगा, नहीं बनेगा, कितना गया, n टाइम्स ऑफ अल्फा बना यार। अरे कितना अल्फा गया, इतना गया, अल्फा गया तो उतने टाइम्स अल्फा बना, देखो। अरे यार Cl2 गया, अगर ये 0 था ये 1 था, अभी इसका अल्फा गया तो ये कितना बना, ये 1 से 2 बन रहे हैं, तो अल्फा से 2 अल्फा नहीं बना, अल्फा से 2 अल्फा नहीं बना, ऐसे तो होगा, समझ रहे हो। 1 से 2 बनता है तो अल्फा गया तो 2 अल्फा बनेगा, तो अल्फा गया तो n अल्फा बनेगा। तो ये अब क्या, टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन आफ्टर डिसोसिएशन, वही 1 - अल्फा प्लस n अल्फा डिवाइडेड बाय 1। इसमें से अल्फा कॉमन ले लो, 1 - 1 प्लस अल्फा कॉमन ले लो, बचेगा क्या, n - 1 अपॉन अल्फा। यही फॉर्मूला सेम।
ऐसे करो जैसा मर्जी करो, फॉर्मूला मत याद रखो, कभी कभी डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा, ज़्यादातर तो वो मेथड ज़्यादा कामयाब रहेगा। समझ में आ रही बात? पक्का? अच्छा, इससे अल्फ़ा निकाल सकते हो, इससे अगर अल्फ़ा निकाल लोगे तो अल्फ़ा आएगा i-1 डिवाइडेड बाय n-1, ये भी याद रखो। अगर अल्फ़ा निकालना पड़ जाए तो इस फॉर्मूला से निकाल ला, ये इधर आगे 1 हुआ, ये इधर आगे डिवाइड हुआ, i-1 और n-1, ये हुआ डिसोसिएशन के लिए। अच्छा, अगर एसोसिएशन हो जाए, अगर एसोसिएशन हो, सेम फॉर्मूला वही लगेगा, या ऐसा फॉर्मूला गिवन है ये वाला एसोसिएशन के लिए, वो है 1 प्लस अल्फ़ा बाई n डिवाइडेड बाई 1, आई का फॉर्मूला। अल्फ़ा निकाल लो, इससे अल्फ़ा निकाल लोगे क्या आएगा, क्या आएगा अल्फ़ा? अल्फ़ा आएगा i-1 इधर हो जाएगा, सही है। अल्फ़ा लिया कॉमन उसमें से, तो बच्चा क्या 1 प्लस 1 बाई n, तो ये आएगा 1 प्लस 1 बाई n। लो ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखना, इसको रब कर देता हूँ, एक बात याद रखो, दोनों को कंपेयर करने के लिए एक बात याद रखना कि एसोसिएशन और डिसोसिएशन वाला केस ले रहा हूँ। एसोसिएशन के अंदर, पहले एसोसिएशन का लिखता हूँ, एसोसिएशन के अंदर i लेस देन 1 होगा, ठीक है। डिसोसिएशन के अंदर i ग्रेटर देन 1 होगा, सही है। एसोसिएशन में जो ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो लेस होगी कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के। डिसोसिएशन में कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लेस होगी ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के। समझ रहे हो? कैलकुलेटेड वो है जो फॉर्मूला से निकाली गई है, ऑब्जर्व्ड वो है जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से निकाली गई है, ठीक है। ये दो बात तो ध्यान रखोगे, ये फॉर्मूले से याद रखोगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। अच्छा, एक बात और, क्या बात? ये हाँ, जो ये n, अच्छा इसमें ये जो n है इसके अंदर, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स। ये वो नंबर ऑफ मोल्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स वो वाले हैं ये जो पहले थे, मतलब एसोसिएशन और डिसोसिएशन से पहले, बिफोर और एसोसिएशन और डिसोसिएशन, जो पहले थे। n वो वाले मोल्स रखने हैं जो पहले थे, पहले मतलब एसोसिएशन डिसोसिएशन थे पहले, बाद वाले नहीं रखने। समझ रहे हो? ठीक है। तो i निकल आएगा, तो i से क्या होगा कि जो एक्चुअल वैल्यू थी यार, उस पर फर्क पड़ रहा था, वो कम और डिक्रीज आ रही थी। तो बस हम क्या करेंगे, जो हमने अभी तक 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उसमें i घुसा देंगे यार। उसमें क्या करेंगे, i को रख देंगे। कैसे रख देंगे, लिख दूं? यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर लिखा रहेगा बाद में और आप देखते रहना, ठीक है। 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन कौन सी थी? 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज सर भूल गए लो, कोई बात नहीं। एक तो थी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या फॉर्मूला आता था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का? चलो फॉर्मूला बाद में देखते हैं। एक थी इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, सही है। एक थी इंक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट, एक थी ऑस्मोटिक प्रेशर। इनके फॉर्मूलाज बोलो। अच्छा, इसका तो सबको याद होगा, लो ऐसे कर दो यार, इसका तो सबको याद होगा, आसान थे। के बी इंटू मोलैलिटी, इसका क्या था? के एफ इंटू मोलैलिटी, इसका क्या था? MRT, मोलैरिटी, गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर। अच्छा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या था? याद है? नहीं याद सर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ये था P0A माइनस PA डिवाइडेड बाय P0A इज इक्वल टू XA। यही था ना? पक्का? ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आई आ गया हमारे पास, वैल्यू में गड़बड़ आ रही थी, ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू से गड़बड़ आई है, कम ज़्यादा थी। कम ज़्यादा के लिए इसको क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अब आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, इसको आई से मल्टीप्लाई कर दोगे। आई क्या है? वैन हॉफ फैक्टर जो हमने निकाला, बस वही कंसेप्ट चलेगा, सिर्फ आई की वैल्यू या तो गिवन होगी, कोई और निकालने को बोल देगा, या आई की वैल्यू तुम्हें निकालने को, मतलब तुम्हें कुछ और निकालने को बोल देगा, या आई निकालने को बोल देगा, है ना। सेम हो गया ना, एक ही बात बोल दी। चलो कोई ना,
समझ में आई बात? नहीं आई? क्वेश्चन करते हैं, न्यूमेरिकल करेंगे, समझ में आएगा। क्वेश्चन है जी ये कहते हैं कि अ 2 मोलल एक्स सोल्यूशन, सोल्यूशन का कोई नाम नहीं दे रहा, एक्स सोल्यूशन, ठीक है, एक्स सोल्यूशन इन वाटर हैज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1.88 केल्विन, ठीक है जी। फाइंड आई एंड अल्फा, फाइंड आई एंड अल्फा, ठीक है। एक्स और बी कर दो सोल्यूशन को, एक्स बी सोल्यूशन, सोल्यूशन में एक कांस्टेंट एक ही है, कुछ भी रख लो है ना, ठीक है। कैसे करोगे? करो, हो गया पक्का, हम करें, ठीक है। इन्होंने बोला एक एक्स बी सोल्यूशन, अगर एक्स बी सोल्यूशन कैसे टूटा होगा, ये टूटा होगा एक्स प्लस या बी माइनस, ऐसे तो होगा। चलो ऐसा करो, NaCl रख लो इसकी जगह, अब तो समझ जाओगे NaCl कैसे टूटेगा, Na प्लस और Cl माइनस, ऐसे तो टूटेगा। मैंने बोला पहले था वो इनिशियली था 1 और 0 0, टूटने के बाद क्या हुआ, टूटने के बाद क्या हुआ, ये अल्फा टूटा होगा तो ये अल्फा बनेगा, ये अल्फा बनेगा, सही है पक्का। अच्छा अब इसका आई निकालो, आई क्या होता है, आफ्टर डिसोसिएशन ये रहा, और ये बिफोर डिसोसिएशन है। कैसे करेंगे, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा बाय 1, 1 प्लस 0 प्लस 1 1, तो ये कट गया, तो क्या आया, आई की वैल्यू आई 1 प्लस अल्फा। इसको रखो अभी संभाल कर, अभी रखो इसको संभाल कर, काम आएगी। अब फॉर्मूला कहते हैं एलिवेशन में बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा तो ये फॉर्मूला लग जाएगा, डेल्टा टी बी गिवन है कितना 1.88, ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, लेकिन नहीं राम है, इज इक्वल टू के बी। अच्छा के बी गिवन नहीं है, नहीं है तो याद रखना वाटर का के बी होता है 0.52 क्या होता है, के जी मोल पर केल्विन, ऐसे होता है ना, याद है ना, 0.052 होता है, 0.052 होता है ना, 0.52 ही होता है, 0.52, सही है ओके। तो ये रखो के बी की वैल्यू 0.52 और ये क्या होती है, मोलैरिटी गिवन है, 2 मोलर सोल्यूशन इनटू आई, यहाँ से आई निकल आएगा 1.88 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.52 निकल आया आई, यहाँ से आई निकल आया, आई की वैल्यू यहाँ रखना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा यहाँ से निकल आएगी। समझ में आया? ठीक है जी, चलो अगला क्वेश्चन करो, एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, और समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। इसको लिखा रहने देना, फॉर्मूलाज लिखे रहने देते हैं, गलती से रब हो गए थे। एक क्वेश्चन और करेंगे ताकि और क्लियर हो। इसके बाद यार देखो क्वेश्चन जितने मर्जी करते रहो, खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बुक से उठाओगे हम कितने भी कर देंगे कम लगेंगे, तो आपको खुद कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मैं तो 1 2 4 क्वेश्चन करवा सकता हूँ जिससे कि आपको समझ में आए। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि अ सोल्यूट इज टेट्रामराइज्ड इन वाटर अप टू 80% if 2.5 gram of A in 100 gram produces depression in freezing point, Kf is equal to 0.86, find क्या निकालना है, फाइंड मोलर मास ऑफ ए, मोलर मास यानी कि मोलिकुलर मास, सही है, खुद ट्राई करोगे, करो। हो गया, देखो मैं करता हूँ, सोल्यूट इज टेट्रामराइज। टेट्रामराइज क्या होता है, टेट्रामराइज होता है कि यार मान लो इसके 4 कंपोनेंट थे किसी ए मॉलिक्यूल के, कंपाउंड नहीं गिवन, तो ये ऐसे बनेगा। समझ में आया ये क्या हो रहा है? ठीक है, मान लो इनिशियली 1 था, ये 0, देखो ये करना आ गया तो सारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसका क्या होगा, इसमें से अगर अल्फा गए होंगे, अगर इसमें से अल्फा गया तो ये कितना बनेगा, याद करो। अरे अगर 4 गए तो 4 बनते, अल्फा गया तो अल्फा बाय 4 बना है,
ठीक है। तो आई की वैल्यू निकाल लो, 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाई 4 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू आई। ठीक है जी। और अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है टेट्रामेराइन अप टू 80%, यानी कि अल्फ़ा है 0.8, अल्फ़ा की वैल्यू है 0.8। देखो 80% टेट्रामेराइज हो रहा है ना, तो अल्फ़ा 0.8 है, डिसोसिएशन एसोसिएशन जो भी बोलोगे 0.8 है। इसको पुट करोगे तो आई की वैल्यू आ जाती है, इसको पुट करोगे तो आई की वैल्यू आएगी, 0.8 को पुट करोगे 0.4 आ जाएगी। ठीक है जी, पक्का। अब हमें पूछा है मॉलिक्यूलर मास निकाल लो। देखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो वो होगा के एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलैरिटी इंटू आई। आई की वैल्यू यहाँ से रखेंगे इंटू 0.4, के एफ की वैल्यू ये रही 0.86। मोलैरिटी नहीं पता, मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। देखो मास ऑफ गॉस सॉल्वेंट गिवन है ग्राम में, ये रहा, हम इसको केजी में कन्वर्ट कर देंगे, लिखेंगे 0.86 इंटू मास ऑफ सॉल्ट 0.1 केजी। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। हमें मॉलिक्यूलर मास ही निकालना है। गिवन मास रहा ये अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू 0.4। के एफ की वैल्यू गिवन है? नहीं गिवन। डेल्टा के एफ गिवन है क्या? डेल्टा के एफ की वैल्यू नहीं गिवन, नहीं गिवन। तो ऐसा करो, भूल गया हूँ मैं लिखना, इसको बोल दो कि ये मान लो 1.2 केल्विन इंक्रीज हो रहा है। चेंज इन प्रोड्यूसेस कितना है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? 1.2 केल्विन का। तो यहाँ पर 1.2 केल्विन रखना और इसको चेंज करना, और एम की वैल्यू निकल आएगी, वही आपका होगा आंसर। पक्का समझ में आया? पक्का ना? चलें, एक छोटा सा टॉपिक और है, सिर्फ फॉर्मूला लिखवाऊंगा, समझाने की कोशिश करता हूँ है क्या। उससे भी आप आई निकाल सकते हो, कभी कभी उससे निकलेगा आई, कभी कभी ये दो फार्मूला से निकलेगा, वो बहुत रेयर है। सिर्फ कंसेप्ट पता होना चाहिए कि है क्या, है क्या। यार वो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास टॉपिक भी है हमारा, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? ये होता है, देखो इससे क्या निकाल लेंगे? आई। आई कैसे निकालते हैं? नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपॉन एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। सर ये क्या बात बनी? ये क्या बात बनी सर? ये क्या बात बनी सर? ये कोई बात नहीं बनी। ये देखो ऐसे, ये क्या बात बनी? ये बनी ये बात। मान लो CH3COOH, दो टूट जाते हैं CH3COOH2 में, सही है। तो हमने जब देखा कि इसका मॉलिक्यूलर मास 60 है, जब मैंने ये घुले हुए हैं किसी उसमें, ठीक है, तो जब मैंने उसमें से हाथ डाल के एक कंपाउंड निकाला, एक CH3COOH निकाला, तो मैंने देखा कि उसका मॉलिक्यूलर मास आया 120। यार होता तो इसका 60 है, आया 120, क्यों? है तो उसमें CH3COOH। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये CH3COOH दो डाइमर बना रहे हैं, जुड़े हुए हैं। मैं उठा एक रहा हूँ, आ दूसरा भी रहा, मुझे पता नहीं चल रहा, मुझे तो लग रहा है CH3COOH ही आ रहा है। समझ में आया? तो ये एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास आया, एक्चुअली में है नहीं, ये दो जुड़े हुए हैं, तो मेरे को ऐसा लग रहा है तो यही, है तो यही, ये एबनॉर्मल है। तो इससे आई निकाल दोगे आप कैसे? एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास कैसे करोगे? नॉर्मल अपॉन एबनॉर्मल, लो 1/2, आई की वैल्यू 1/2 आई फॉर्मूला में रखोगे, सही हो जाएगी वैल्यू। समझ में आई मेरी बात? नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपॉन एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपॉन एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, MC अपॉन M0। या कैसे लिखोगे? या इसको ऐसा लिख दो, कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास अपॉन कैलकुलेटेड अपॉन ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, सही है। या आई को क्या लिखते थे? ये लिखते थे ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, याद होगा। कुछ भी कर सकते हैं जो तुम्हें अच्छा लगे, सिर्फ मॉलिक्यूलर मास का कंसेप्ट दे रखा हो दोनों के, तो इस फॉर्मूला से आई निकाल दो, सही है। अगर नहीं दे रखा तो अल्फा वाला फॉर्मूला लगाओ। यार कुछ नहीं है, एक फॉर्मूला दे दिया। अगर इसकी मॉलिक्यूलर मास की बात करें कि इसका कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास इतना था, हमने देखा तो इतना हो गया, तो वो रख दो, आई निकाल लो।
नहीं वो 1 माइनस अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा करके निकालो, फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। नहीं करना है ऐसा 1 माइनस अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा, फॉर्मूला भी लिखवाया था वो लगा सकते हो। मैं बोलूँगा कि तुम फॉर्मूला से मत करो, तुम ये मेथड से करो, ज़्यादा आसान है। बुक में देखोगे तो इसी मेथड से कर रखा है उन्होंने, फॉर्मूला दे रखा है, वो भी ये 1 माइनस अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा वाला मेथड करते हैं, कितना गया इतना, क्योंकि ये आप टेंथ कह रहा हूँ 11th में कर आए हो। समझ में आ रही है बात? पक्का। तो इसके साथ ये चैप्टर होता है ख़त्म, ठीक है। पढ़ते रहिए, तैयारी करें, इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें इस चैप्टर के। देखो चैप्टर में क्या होगा, जब भी कभी क्वेश्चन आएगा ना इसका, तो आपको आई तो लेना ही पड़ेगा साथ में। पहले तो बेसिक्स समझाने के लिए क्वेश्चन करवाए थे आपको, पेपर में आई की वैल्यू नहीं गिवन होगी, कभी कभी बोलेगा ये है वो है, तो आपको आई निकालने के लिए बोल दिया जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो आई तो लेना ही है, कुछ ना कुछ तो दिक्कत आती है एक्चुअल वैल्यू में और ऑब्जर्व्ड वैल्यू में, तो आपने आई रखना है। पहले जो हमने क्वेश्चन किए थे उसमें आई की बात नहीं थी, क्योंकि हमने आई पढ़ा ही नहीं था अभी तक, वेंट हाउ फैक्टर, तो उसमें आई नहीं ले रहे थे। बट अब पढ़ चुके हैं तो पेपर में सारे क्वेश्चन आई से आएंगे, ठीक है। ओके, तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए, एंजॉय करिए। मिलते हैं अगले किसी टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय।